बस बातें बंद। चलिए जी, गुड आफ्टरनून सबको। आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे और लास्ट क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था आर्बिट्रल अवार्ड क्या होता है और हमने डिस्कस किया था कि आर्बिट्रल अवार्ड क्या होता है जी। आर्बिट्रेटर या कह लो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के द्वारा जो डिसीजन दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं जी, आर्बिट्रल अवार्ड कहते हैं। आपके मॉड्यूल में दो टॉपिक दिए गए हैं आर्बिट्रल अवार्ड से रिलेटेड, एक जो आईसीएसआई ने इंक्लूड किया है जो टेबल फॉर्मेट में है, एंड दूसरा जो एक्ट में है दैट इज सेक्शन 31। बातें दोनों सेम कहते हैं, अलग कुछ भी नहीं है। हमने पढ़ा था आर्बिट्रल अवार्ड क्या होता है जी। वैसे अगर हम बात करें तो सेक्शन 2(1)(c) के अनुसार आर्बिट्रल अवार्ड मीन्स एंड इंक्लूड्स इंटरिम अवार्ड, कि आर्बिट्रल अवार्ड जो है उसके अंदर इंटरिम अवार्ड को भी इंक्लूड करते हैं। आ गई बात समझ में। फिर हमने पढ़ा था आर्बिट्रल अवार्ड कैसे तैयार होता है या कह लो आर्बिट्रल अवार्ड के फीचर्स क्या हैं, तो उसका जवाब हमें दिया गया। क्या जवाब दिया गया कि सबसे पहला आर्बिट्रल अवार्ड कैसा होना चाहिए जी, राइटिंग में हो, स्टाम्प्ड हो और साइंड हो। उसके बाद हमने पढ़ा कि उसमें रीजंस दिए जाएं। ठीक है जी, आर्बिट्रल अवार्ड शैल इंक्लूड रीजंस, बट दो केसेस में रीजन नहीं देने होते। पहला जब पार्टीज ने एग्रीमेंट से मना कर दिया हो, वेरी गुड, एंड दूसरा जब सेटलमेंट हुई हो एज पर सेक्शन 30। आ गई ये बात समझ में। उसके बाद हमने पढ़ा इट शुड बी डेटेड। ठीक है जी, प्लेस क्या है वो बतानी है। ठीक है जी, वैल्यू एंड इंटरेस्ट, अगर आर्बिट्रल अवार्ड पैसे से रिलेटेड है तो आर्बिट्रेटर को बताना है कौन पार्टी किसको कितने रुपए देगी एंड विद हाउ मच इंटरेस्ट। और क्या है जी, साथ में कॉस्ट के बारे में बताना है कि कॉस्ट कौन सी पार्टी कितना बियर करेगी, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे अभी। ठीक है जी, और साथ में ये क्या करना है जी, जो आर्बिट्रल अवार्ड है उसकी कॉपी डिलीवर कर देनी है। डन, पढ़ लिया था। फिर मैंने आपको कहा था सेक्शन 30 एक बार खुद से पढ़ के आना। 4 नंबर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी प्यारा, कि पार्टीज चाहे तो अपने आप से सेटलमेंट भी कर सकती हैं। एंड कल मैंने बातों बातों में ये कंप्लीट करवा दिया था और आप घर से पढ़ के आए हैं तो आपको समझ भी आ गया जैसा आपने बताया, बट स्टिल एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। सेटलमेंट का मतलब होता है कि पार्टीज चाहे तो अपनी मर्जी से डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट कर सकती हैं और जा करके आर्बिट्रेटर से रिक्वेस्ट कर सकती हैं कि आर्बिट्रेटर हमने क्या कर लिया है जी, डिस्प्यूट हमारा सेटल कर दिया है, आपको डिसाइड करने की नीड नहीं है, आप क्या कर दो जी, इसी सेटलमेंट को हमारे डिस्प्यूट में इंक्लूड कर दो और इसी के लिए क्या कर दो जी, अवार्ड बना दो। या ये कह लो कि जब पार्टीज आर्बिट्रेटर के पास आकर के रिक्वेस्ट करती हैं कि हमने अपना डिस्प्यूट सॉर्ट आउट कर लिया है या सॉल्व कर लिया है इस अनुसार, तो आप क्या कर दो जी, ये हमारा डिस्प्यूट है, तो आर्बिट्रेटर चाहे तो कह सकता है ठीक है जी, आपने अगर सेटलमेंट कर लिया है तो मैं इसी को क्या कर देता हूं जी, नोट डाउन कर देता हूं। उसको हम क्या बोलते हैं कि अब सेटलमेंट हो गई है। और ये गलत नहीं है, मैंने कल भी बताया था कि आर्बिट्रेटर डिस्प्यूट को डिस्प्यूट के अनुसार ही चलाए और फिर उसका सॉल्यूशन करे, एक पार्टी जीते एक पार्टी हारे। ठीक है जी, ये गलत नहीं होगा। आर्बिट्रेटर चाहे तो पार्टीज को सेटलमेंट के लिए भी क्या कर सकता है जी, अप्रोच कर सकता है, गाइड कर सकता है। और यहीं से शुरुआत होती है सेक्शन 30। सबसेक्शन 1 कहता है इट इज नॉट इनकम्पेटेबल with an arbitration agreement for an arbitral tribunal to encourage settlement of the dispute। कह रहे हैं ये कुछ गलत नहीं होगा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के लिए अगर ट्रिब्यूनल या ये कह लो आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स अगर प्रोत्साहित करते हैं, कहते हैं पार्टीज को कि आप क्या कर लो जी, आप सेटलमेंट कर लो, तो कह रहे ये माना जाएगा कि ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। इट इज नॉट इनकम्पेटिबल, ये गलत नहीं कहलाएगा अगर एक आर्बिट्रेटर पार्टीज को बढ़ावा दे रहा है किस चीज के लिए, सेटलमेंट के लिए। एंड विद द एग्रीमेंट ऑफ पार्टीज, यानी कि पार्टीज को एग्री करवा करके, या ये कह लो पार्टीज जब एग्री करती हैं तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में यूज, वो चाहे तो मीडिएशन, कंसिलिएशन और अदर प्रोसीजर यूज कर सकता है किसी भी समय प्रोसीडिंग्स के दौरान, ताकि पार्टीज को एनकरेज कर सके, बढ़ावा दे सके कि आप क्या कर लो जी, सेटलमेंट कर लो। एनकरेज करने का मतलब मीडिएशन के लिए, कंसिलिएशन के लिए कि बीच बचाव करवा सकता है, दोनों को शांत कर सकता है इस तरीके से कि जो टेंशन्स क्रिएट हो चुकी हैं पार्टीज के बीच में या दोनों पार्टीज के माइंड में जो एक दूसरे के लिए इमेजिनेशन क्रिएट हो चुकी है, उसको क्या करो जी, चेंज करो, उसको बदलो, उन टेंशन्स को रिड्यूस करो। ठीक है जी, एक दूसरे की बात को समझो और उस अनुसार क्या कर लो जी, डिस्प्यूट को सेटल कर लो। और ये तो बहुत अच्छी बात अगर डिस्प्यूट सेटल हो गया तो, है ना, क्योंकि आर्बिट्रेशन को लाने का मेन पर्पज ही क्या है, डिस्प्यूट को सेटल करना। अब डिस्प्यूट सेटल ऐसे हो डिसीजन से या सेटलमेंट से हो, कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एट द एंड मेन पर्पस क्या था, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस ढूंढने थे। तो चाहे आर्बिट्रेशन हो चाहे सेटलमेंट हो, डिस्प्यूट तो खत्म हो ही रहा है या नहीं हो रहा। डन। तो ये बात है। सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 कहता है इफ ड्यूरिंग आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स, कह रहे प्रोसीडिंग जब चल रही थी उस दौरान पार्टीज क्या कर लेती है, डिस्प्यूट सेटल कर लेती हैं, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शेल, पार्टीज ने अपने आप से डिस्प्यूट को सेटल अगर कर लिया है तो ट्रिब्यूनल क्या करवाएगा जी, टर्मिनेट द प्रोसीडिंग्स एंड इफ रिक्वेस्टेड बाय द पार्टीज एंड नॉट ऑब्जेक्टेड बाय द ट्रिब्यूनल, रिकॉर्ड करेगा उनकी सेटलमेंट को एक अवार्ड की फॉर्म में और क्या कर देगा जी, आर्बिट्रल अवार्ड इशू कर देगा। इन शॉर्ट ऐसा समझ लो कि मेरा और इनका डिस्प्यूट है, हम दोनों ने अगर बात की आपसी सहमति से, हमें लग रहा है कि हम यहाँ पे डिस्प्यूट को सोल्व कर सकते हैं, तो हम जा करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं शोभित जी से, और शोभित जी क्या करेंगे जी, प्रोसीडिंग्स को खत्म करेंगे और एक अवार्ड बना करके दे देंगे उन्हीं टर्म्स पे जो हमने एग्री किया है। और ये वाला जो अवार्ड तैयार होगा ठीक वैसे ही तैयार होगा जैसे अगर शोभित जी अपना फैसला सुनाते, आर्बिट्रेटर अगर डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करता है, सोल्व करता है, उस अनुसार जब आर्बिट्रेटर अवार्ड तैयार करते हैं, ये वाला अवार्ड भी ठीक वैसे ही तैयार होगा। यानी कि सेटलमेंट अगर हुई है और उसको रेडी किया जा रहा है तो सेम वही बातें रिटर्न में होगा, स्टाम्प्ड होगा, साइंड होगा, डेट होगी, प्लेस होगी, और रीजंस देने की जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये सेटलमेंट हुई है, इस वजह से तैयार हुआ है। ये सब सेक्शन 3 कहता है कि इस सेटलमेंट का अवार्ड भी वैसा ही आएगा जैसे सेक्शन 31 में बताया गया है, और उसमें लिखना पड़ेगा कि इट इज एन आर्बिट्रल अवार्ड, और ये डिसीजन है, रीजन बीइंग कि क्यों लिया गया ये डिसीजन, पार्टीज ने सेटलमेंट कर ली थी, इस वजह से ये डिसीजन लिया गया है। ओके जी। एंड सेक्शन 30 सबसेक्शन 4 स्टेट्स दैट एन आर्बिट्रल अवार्ड ऑन एग्रीड टर्म्स shall have the same status and effect as any other arbitral award on the substance of the dispute। ये वाला जो अवार्ड आया है इसका भी उतना ही क्या होगा जी, परिणाम होगा, या उसकी उतनी ही वैलिडिटी होगी जितनी एक आम आर्बिट्रल अवार्ड की होती। वो ये नहीं कह सकता जी इसमें तो कोई खामी रह गई, इसमें तो कोई कमी रह गई, इसको भी उतना ही वैलिड माना जाएगा। ओके ओके डन। ठीक है जी, इसको आप एक बार स्किप कर सकते हो, रीजन बीइंग कि अभी मैंने आपको पार्ट 3 पढ़ाया नहीं है, ये उस समय पे डिस्कस करें। 30 में कोई डाउट? एक बार मेरे को फटाफट से सभी बता दो। सेक्शन 7 किस चीज का, 8 किस चीज का, 9 किस चीज का, एंट्री मेजर्स का भी करवाया नहीं था, 10 11 12 13 14 15 16 अभी करवाया नहीं है, 17 एंट्री मेजर्स का यह भी करवाया नहीं था, 18 इक्वल ट्रीट करे, 19 डिटर्मिनेशन ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर, 20 प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन, 21 commencement, 22 language, 23 statement of claim and defense, 24 hearings, 25 default of a party, 26 expert की appointment, 27 कोर्ट की असिस्टेंस ले सकते हो, 28 rule of substance of dispute, 29 डिसीजन कैसे दिया जाता है, 30 सेटलमेंट, 31 फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड। डन। आप देख लो कितने सेक्शंस आपको सारे याद हैं सीक्वेंस में, और इसके बाद वाले भी याद हो जाएंगे, 32 33 34 31A 29A। एक चीज अगर आपने नोटिस की हो, ये एक्टिविटी करवाने का पर्पज ये था कि जब मैंने ये वाले पूछे तो यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है जी, लगभग सभी बच्चे बता रहे थे। जैसे जैसे यहां तक पहुंचे आवाज कम हो गई थी, और यहां पे सबसे कम थी, इन दो में फिर से उतनी आवाजें आने लग गई थी, क्योंकि एक अभी पढ़ा है, एक कल पढ़ाया था, तो दिमाग में रहता है। अब यहाँ पे जो सारी क्लास की आवाज आ रही थी, सारे बता रहे थे, रीजन ये है, मैंने कहा था शुरुआत है, ध्यान से, नियत से लगातार पढ़ोगे, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा गैप आना शुरू हो जाएगा, प्रैक्टिस का कह लो, रिवीजन का कह लो, या कंटेंट प्रिपरेशन का कह लो, ये वही रीजन है कि यहाँ कम थी,
यहाँ सबसे कम थी आवाज। मैं नहीं कह रहा किसने बताया किसने नहीं बताया, आपको खुद को जवाब मिल चुका होगा कि जब सारे सेक्शन पूछे गए तो आपने कितने बताए। अगर आपने सारे बताए हैं तो बहुत बढ़िया है जी, काफी अच्छा। और आपका जवाब आप खुद को पता है। अगर आपने कम बताए या नहीं याद थे तो इट मीन्स आपको काम करने की जरूरत है। और लगता है जी मैं कैसे करूं, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो जब सब कर रहे हैं, इतने बच्चों ने किया है सेम जगह पे सेम टीचर से सेम टाइमिंग में पढ़ के, तो आप क्यों नहीं कर सकते। मुझे पता है आप कर सकते हो, पक्का कर सकते हो, बस आपको खुद को ये चीज एक्सेप्ट करनी होगी। यस यू कैन डू इट। आई बात समझ? ठीक है ना जी। बिलीव इफ समवन इज इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, तो यू नो वेरी वेल, अभी 2 दिन पहले जो टेस्ट मैच पूरा हुआ है, ड्रॉ किया है, तो अगर किसी ने रील्स में देखा हो या कैसे भी देखा हो, मोहम्मद सिराज जो बॉलर है इंडिया के, उनसे पूछा गया कि आपको कैसे लग रहा था, क्या आपको लग रहा था आप ये जीत लोगे, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा आंसर किया कि आमतौर पे, ये पूरा बता रहा हूँ मैं, कि आमतौर पे वो 8 बजे उठ जाते, बट उस दिन जल्दी उठ गए थे और बिलीव था। तो कहते मैंने गूगल से वॉलपेपर चेंज किया, डाउनलोड किया, और मैंने एक वॉलपेपर लगा लिया फोन की स्क्रीन पे कि जैसे जैसे मैं देखूं खुद पे विश्वास बढ़े, यस कि मैं कर सकता हूँ, जिसपे सिर्फ बिलीव वर्ड लिखा गया था। आपको खुद पे भरोसा करने की देर है थोड़ी सी, आप सब कर सकते हैं, ये मैं बता दूं। किसी को थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, किसी को थोड़ी सी कम, बट कर सभी सकते हो। प्रैक्टिस की जरूरत है, बन सकते हो, पक्का बन सकते हो, मुझे ट्रस्ट है। आपको है या नहीं है आपको देखना। नहीं बन पा रहे, नहीं लग रहा है जी नहीं हो पाता है या मेरे को ये चीज है, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, बात कर सकते हो। बात करोगे तो समाधान निकलेगा, बोलोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। ठीक है जी। अभी एक टॉपिक मैं जो आपको करवा रहा हूं, रिज्यूमे फॉर कोस्ट। देखो बाद में इंसर्ट किया गया 31A। एक बात समझना, अमेंडमेंट्स जब आती हैं तो नोटिफिकेशंस वगैरह इशू करते हैं, सर्कुलर्स वगैरह आते हैं, प्रोविजंस में चेंज कर दिया जाता है, सेक्शन की लैंग्वेज में चेंज कर दिया जाता है, और कई बार जरूरत महसूस होती है कि कुछ ऐसा बदलाव लेकर के आना पड़ेगा जिसके लिए एक नया ही सेक्शन इंसर्ट करना पड़ेगा। और कई बार ऐसा लगता है कि जी 30, 31, 32 ये सीक्वेंस चल रहा है एक एक्ट में, लेकिन हमें जो नया सेक्शन ऐड करना है उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे है, इस पॉइंट पे चाहिए। तो वहां पे नए सेक्शन जब इंसर्ट किए जाते तो ऐसा नहीं करते कि 31 और 32 के बीच में सेक्शन 31.5 लिख दें। आई बात समझ में? ना ऐसा होता कि सेक्शन 31 रिटर्न्स, ठीक है, सेक्शन 31, सेक्शन 31 अगेन, सेक्शन 31 2.0। वाह, आई बात समझ में? अच्छा था वैसे। ऐसा नहीं होता, वहां पे जो नया सेक्शन ऐड होता है वो ऐसे ऐड किया जाता है, उसके साथ में वर्ड ए ऐड कर देते हैं, 31A। सर्कल को और अत्यधिक जरूरत लगी, ठीक, हाँ बिल्कुल सही जाओ, तो 31B आ जाएगा। अब ऐसा नहीं कि 31A वंस अगेन, ऐसा नहीं होगा। तो ये ऐसे सीक्वेंस ऐड होता है। तो 31A बाद में ऐड किया गया, क्यों? क्योंकि जब हमने सेक्शन 31 पढ़ा तो हमने ना ये पढ़ा था कि कोस्ट, कल क्लास में मैंने आपको करवाया था कि कोस्ट के रिगार्डिंग बता सकते हैं, ये इतना था। तो ना बहुत से डाउट थे लोगों के मन में कि कोस्ट के बारे में कैसे, क्या कोस्ट में क्या क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, कौन पे करेगा, किस तरीके से। ठीक है जी। कई सारे सवाल, हजारों सवाल आ रहे थे दुनिया के मन में कि कोस्ट के रिगार्डिंग कैसे क्या। तो एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया, सेक्शन 31A, जो स्पेसिफिक बताता है किसके बारे में जी? कोस्ट के बारे में। एंड सेक्शन 31A सबसेक्शन 1 प्रोवाइड्स दैट, क्या कहता है? इन रिलेशन टू एनी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग or a proceeding under any of the provisions of this act pertaining to the arbitration। सेक्शन 31A ने बताया कि किसी भी आर्बिट्रल प्रोसीडिंग में या कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग जो इस एक्ट के अनुसार चल रही है, मतलब आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स हो रही है या कंसिलिएशन की प्रोसीडिंग्स हो रही है, तो द कोर्ट और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, यानी कि कोर्ट या ट्रिब्यूनल, हमारे डिस्प्यूट में ट्रिब्यूनल कौन है? शोभित जी, ठीक है जी। तो ये क्या कर सकते हैं? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, सीपीसी में चाहे जो भी लिखा हो उसको परे रख करके कोर्ट के पास कह लो या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास कह लो, इनके पास शेल हैव द डिस्क्रिशन टू डिटरमाइन, इनके पास चॉइस है, इनको मर्जी दी गई है कि ये डिटरमाइन यानी कि डिसाइड कर सकते हैं क्या,
कि वेदर द कॉस्ट आर पेबल बाय वन पार्टी टू अनदर, क्या अभिषेक गोयल कॉस्ट पे करेगा यंशिका को, या यंशिका कॉस्ट पे करेगी अभिषेक गोयल को। द अमाउंट ऑफ सच कॉस्ट, अगर कोई भी किसी को पे करेगा तो कितनी अमाउंट होगी, एंड व्हेन सच कॉस्ट आर टू बी पेड। शोभित जी डिसाइड कर सकते हैं हम दोनों का जो डिस्प्यूट है उसमें कि कौन किसको कितनी कब कॉस्ट पे करेगा, ये यही डिसाइड करेंगे। या ये कह लो आर्बिट्रेटर डिसाइड कर सकता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को कॉस्ट पे करेगी तो कितना पे करेगी और कब पे करेगी। आ रही है बात समझ में? अब कॉस्ट का मतलब क्या है तो उसके लिए एक्सप्लेनेशन ऐड की गई कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन कॉस्ट मींस रीजनेबल कॉस्ट रिलेटिंग टू। कॉस्ट का अर्थ होता है जी रीजनेबल, जो जेन्युइन सा खर्चा लगा है, किससे रिलेटेड? द फीस एंड एक्सपेंसेस ऑफ द आर्बिट्रेटर्स, कोर्ट्स एंड विटनेस। जो भी खर्चे लग रहे हैं, आर्बिट्रेटर की फीस हो गई, कोर्ट के खर्चे हो गए, स्टाम्प पेपर खरीदना था जी, विटनेस को समन भेजना था, जो भी एक्सपेंसेस लग रहे हैं इन प्रोसीडिंग्स में। दूसरा लीगल फीस एंड एक्सपेंसेस, को कानूनी एक्सपेंसेस लगे हैं वो। तीसरा कोई एडमिनिस्ट्रेशन फीस लगी है आर्बिट्रेशन को सुपरवाइज करने के लिए कि जी एक्सपर्ट को बुलाया था, एक्सपर्ट के खर्चे हो गए, लिखा है ना एडमिनिस्ट्रेशन फीस एनी अदर एक्सपेंसेस जो भी हो रहे हैं उन प्रोसीडिंग्स के लिए। लाइक एक्सपर्ट को फीस देनी पड़ी जी, ठीक है जी, विटनेस को बुलाया था तो उसका खर्चा लग गया जी, एक बार मीटिंग करनी पड़ी थी जी, ठीक है जी, जिसमें इस होटल में मिले थे जी, ठीक है जी, उस दिन काफी लंबी मीटिंग चली थी तो बीच में लंच वगैरह भी मंगवाया गया था जी, विटनेस को एग्जामिनेशन के लिए बुलाया तो खर्चा लग गया जी, सैंपल टेस्टिंग के लिए दिया था जी लैब में तो वहां पे खर्चा लग गया जी। वट एवर एक्सपेंसिस अकर ड्यूरिंग द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स, वो सारे किस में आते हैं जी? कॉस्ट में आते हैं। तो सेक्शन 31A सबसेक्शन 1 कहता है कि आर्बिट्रेटर या कोर्ट उनके पास क्या है जी? डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन का मतलब होता है चॉइस, यानी कि इनको पावर दी गई है, अपनी मर्जी से ये बता सकते हैं कि कौन सी पार्टी किसको कितनी और कब कॉस्ट पे करेगी। आ रहा है समझ में? पक्का? श्योर? सबसेक्शन 2 कहता है 31A का, इफ द कोर्ट और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डिसाइड्स टू मेक एन ऑर्डर एज टू पेमेंट्स ऑफ कॉस्ट, अगर कल को कोर्ट या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ऐसा कोई ऑर्डर देती है कॉस्ट से रिलेटेड, तो वैसे आमतौर पे ये एक्ट ने बताया है कि आमतौर पे ऐसा होता है, द जनरल रूल इज दैट द अनसक्सेसफुल पार्टी विल बी ऑर्डर टू द पे द कॉस्ट ऑफ द सक्सेसफुल पार्टी, यानी कि हारी हुई पार्टी जीती हुई पार्टी को, ठीक है जी, पैसे देती है जो उसके लगे। आ गई बात समझ में? और चाहे तो द कोर्ट और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में मेक अ डिफरेंट ऑर्डर फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, अलग भी ऑर्डर दे सकते हैं रीजंस के साथ कि हमने ऐसा क्यों ऑर्डर दिया। आई बात समझ? बोलो भाई। सबसेक्शन 3 बता रहा है कि हालात को जरूर देख लेना। सेक्शन 31A सबसेक्शन 3 प्रोवाइड्स दैट क्या? दैट इन डिटरमाइनिंग द कॉस्ट कोर्ट और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल shall have regard to all the circumstances including, ऐसा डिसीजन देने से पहले चाहे कोर्ट हो या ये अपने आर्बिट्रेटर भाई साहब हो, इनको क्या करना है जी? इन चीजों को देखना है। किन किन को? पहला, द कंडक्ट ऑफ ऑल द पार्टीज, पार्टीज किस तरीके का बिहेव कर रही थी, क्या कॉस्ट अक्कर हुई इतनी ज्यादा, उसमें एक पार्टी की गलती तो नहीं थी, ठीक है, जब आप सबको पता है मेरी गलती तो नहीं हो सकती, इनकी ही गलती है, ये नहीं आते थे, आज बारिश हो रही है, आज धूप ज्यादा है, इस कारण डिले हो रहा था बार बार, मान लो। आ रही है क्या बात समझ में? या हो सकता है इनकी गलती नहीं थी, ठीक है जी, अब ठीक है, मेरी ही गलती थी, आपको पता ही है, मेरी ही होगी। आ रही है बात समझ में? सारी गलतियां मैंने ही की, मैं डिले कर रहा था, एक्सपर्ट को मैंने टाइम पे सैंपल नहीं दिए, इन्वेस्टिगेशन में मैं हाजिर नहीं हुआ, गुड्स मैंने टाइम पे नहीं पहुंचाए। तो इस समय पे आर्बिट्रेटर सोच सकता है ना, क्या क्या अब खर्चे की अकल किसको लगाई जाए? मुझे ही लगाई जाए, कि मेरे को बोला जाए कि इररिलेवेंट एक्सपेंसेस जो हो रहे थे आपके कारण हो रहे थे जनाब, तो आपको भुगतने पड़ेंगे। दूसरा कि वेदर अ पार्टी हैज सक्सीडेड पार्टली इन द केस, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ 70% ये जीते हैं बट 30% तो बातें मेरी भी सही थी, तो मेरे ही क्यों चिपकाया जाए सारा खर्चा। आ रही है बात समझ में? तीसरा कि वेदर द पार्टी हैड मेड अ फ्रिवलियस काउंटर क्लेम लीडिंग टू डिले इन द डिस्पोजल ऑफ द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स, कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने ही क्या ना किया हो जी, गलत क्लेम डाले हो, ठीक है जी, मैं ही गलत क्लेम डाल रहा था, मैं ही हूं वो इंसान जो झूठे क्लेम कर रहा है, ठीक है जी, झूठ मक्कारी,
ठीक है जी, हर क्लेम में बसी हुई पाई गई थी, जिसके कारण डिले हो रही थी। कि बार बार ये कोई ऑब्जेक्शन उठाते, मैं कहता एक्सक्यूज मी आर्बिट्रेटर सर, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे पास एक ऐसा बेहतरीन एविडेंस है जिसको देख करके ये केस ही पलट जाएगा। आर्बिट्रेटर अरे वाह, पर मुझे आर्बिट्रेटर साहब उसके लिए 7 दिन चाहिए। कोई बात नहीं, अगले हियरिंग पे वो नहीं मिला। मुझे लगता है नहीं ऐसा कुछ, ऐसा तो नहीं था कि एक पार्टी इस तरीके से एक्ट कर रही थी। फोर्थ, क्या कुछ मौकों पे सेटलमेंट की बात कही गई थी? कि ये गुड़िया बार बार कह रही थी डिस्प्यूट को सेटल कर लेते हैं, मैं कहता हूं नहीं करूंगा, मैं ही जीतूंगा, मुझे मालूम है। फिर इसने कहा डिस्प्यूट सेटल कर लेते हैं, नहीं करता, मुझे मालूम है मैं जीतूंगा। 5 बार इसने सेटलमेंट का ऑफर दिया था, छठी बार जब मुझे दिखा मैं ही हार रहा हूं, मैं कह रहा हूं वो सेटल कर लेते हैं ना, है ना? तो भाई जो ये इतनी प्रोसीडिंग्स आई 5-6 महीने लंबी, इसका खर्चा, तो इन चीजों को देखना है। भावुक मत हो कि आप पे हर चीज में, ये सिचुएशंस देखनी है। अगर ऐसा था तो आप कह सकते हो कि इस पार्टी के ऊपर कॉस्ट बियर करने का बर्डन डाला जाए। बोलो भाई, कैसा डिसीजन हो सकता है? 31A सबसेक्शन 4 कहता है कोर्ट या ट्रिब्यूनल कोई भी ऑर्डर दे सकता है इस सेक्शन के तहत इस तरीके से, क्या अ पार्टी शेल पे, यानी कि मुझे पे करना है, क्या अपनी जो कॉस्ट लगी है वो तो दूंगा ही दूंगा, अ प्रोपोर्शन ऑफ अनदर पार्टीज कॉस्ट, इनका भी जो खर्चा लगा उसका 50% मुझे देना है। या फिर ऐसा कह सकते हैं, एक अमाउंट बता दी कि जी 50,000 आपको देने हैं, बाकी ये दे देगी, कि आपने अपनी कॉस्ट तो बियर करनी है जी, इनकी कॉस्ट में से भी 50,000 आपको देने हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं कॉस्ट फ्रॉम और अंटिल अ सर्टेन डेट ओनली, कि ये सेटलमेंट फरवरी में ही हो चुकी होती, अगर आप बार बार डिले नहीं करते तो फरवरी तक के खर्चे ये बियर कर लेगी, उसके बाद से लेकर के अब तक सारे खर्चे आपको देने होंगे। या फिर कॉस्ट इनकर्ड बिफोर प्रोसीडिंग्स हैव बिगन, प्रोसीडिंग शुरू होने से पहले ही कुछ खर्च हुए थे प्रोसीडिंग्स के लिए, आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट के लिए गए थे जी, इंस्टीट्यूशन के पास गए थे जी, उन्होंने कुछ चार्जेस लगाए थे, ठीक है, वहां पे 2,000 रुपए की फीस लगी थी, उन्होंने आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके दिया। इस तरीके के अगर कोई खर्चे हो रखे हैं पहले से तो वो भी बताए जा सकते हैं। कॉस्ट रिलेटिंग टू पर्टिकुलर स्टेप्स टेकन इन द प्रोसीडिंग्स, इट्स लाइक कि ये गुड़िया कह रही थी जी सैंपल ओके है, सैंपल ओके, मैं कह रहा था नहीं मुझे शक है, ये सैंपल क्या है जी, डुप्लीकेट है, ये सैंपल नकली है। इस कारण से एक्सपर्ट को अपॉइंट किया गया था और सैंपल की टेस्टिंग करवाई गई थी और सैंपल सही निकला बाद में। तो कह सकते हैं ये जो एक्सपर्ट वाला पोर्शन है ना जी, ये जो आपके कारण ये जो आया था स्टेप बीच में, इसके खर्चे आपको देने होंगे, ठीक है जी। कॉस्ट रिलेटिंग ओनली टू अ डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग, कि इस हिस्से के पैसे आप दे दो, इस हिस्से के पैसे ये देंगे। एंड चाहे तो इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट फ्रॉम और अंटिल अ सर्टेन डेट, कि इतने तारीख तक दे देना जी, नहीं पे किए तो ब्याज भी देना पड़ेगा इन कॉस्ट के ऊपर। ऐसे ऑर्डर भी पास किए जा सकते हैं। Section 31A subsection 5 states that an agreement which has effect that a party is to pay the whole or part of the cost of the arbitration in any event shall be only valid if such agreement is made after the dispute in question has arisen। यानी कि कह रहे हैं सबसेक्शन 5 ने बोला कि आर्बिट्रेटर या कोर्ट ये जरूर देख लेंगे कि कभी ऐसा तो नहीं है डिस्प्यूट अराइज होने के बाद पार्टीज ने एक एग्रीमेंट किया था कि कौन कितनी कॉस्ट बियर करेगा। अगर ऐसा कुछ है तो क्या कर सकते हैं जी, उस एग्रीमेंट को ध्यान में रख करके क्या कर सकते हैं, डिसीजन दे सकते हैं। यहां पे अगर आपको सबसेक्शन याद है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा ये पॉइंट्स जरूर याद होने चाहिए सीक्वेंस में, कि कोर्ट या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास क्या है जी, डिस्क्रिशन है, वो कॉस्ट के रिगार्डिंग ऑर्डर दे सकते हैं कि कौन सी पार्टी किसको और कब कितनी कॉस्ट पे करेगी। कॉस्ट कौन कौन से खर्चे आते हैं वो लिख देना, प्रोसीडिंग्स के खर्चे, आर्बिट्रेटर की फीस वगैरह, एक्सपर्ट के खर्चे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वगैरह। तीसरे में हालात लिख देना कि सर्कमस्टांसिस को ध्यान में रखना है। फोर्थ में ये लिख देना कि ऐसे ऑर्डर भी दिए जा सकते हैं कि पार्ट ऑफ द कॉस्ट पे करनी है या स्टेटेड अमाउंट पे करनी है या सर्टेन डेट से पेमेंट करनी है या सर्टेन इवेंट की पेमेंट करनी है या एक पर्टिकुलर स्टेप की पेमेंट करनी है। और लास्ट में लिख देना कि अगर एग्रीमेंट है जो बना है डिस्प्यूट अराइज होने के बाद, पहले वाले की बात नहीं हो रही, उसको भी ध्यान में रख सकते हैं। आ रही है इतनी बात समझ में? ये सेक्शन 31A है, 31A भूलना मत, बच्चा याद कर ले, बोला 29, 30, 31, 32, भाई बीच में 31A भी था, 31A। इसी तरीके से 29 और 30 के बीच में भी आएगा 29A और 29B।
ठीक है ना? बोलो भाई, कोई डाउट 30 में, कोई डाउट 31 में, कोई डाउट 31A में? आसान है, 31 खुद से पढ़ के आना है, 31A। ओके, अब आ जाओ जी सेक्शन 9 और सेक्शन 17। आज वो दिन आ चुका है जब हमें ये दोनों पढ़ने हैं और बहुत आसान है जी। बातें नहीं। सेक्शन 9 क्या लिखा है जी? इंट्रीम मेजर्स बाय कोर्ट। फटाफट से सेक्शन 17 का टाइटल बताओ मुझे क्या है? सेक्शन 17 की हेडिंग क्या कहती है? इंट्रीम मेजर्स बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। यानी कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कौन कौन से मेजर्स यानी कि कौन कौन सी चीजें डिसाइड कर सकता है। ठीक है जी। और 9 कहता है कोर्ट कौन कौन से इंट्रीम मेजर्स। इंट्रीम का मतलब समझते हो? इन बिटवीन। आई बात समझ में कि प्रोसीडिंग्स जब चल रही है तो उसके बीच में कौन कौन से इंट्रीम मेजर्स लिए जा सकते हैं, किसके द्वारा? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल और कोर्ट के द्वारा। 9 ने बोला कोर्ट के द्वारा, 17 ने बोला जी ट्रिब्यूनल के द्वारा। मैं आपको अभी 17 पढ़ा रहा हूं, 9 आप घर से पढ़ के आएंगे। रीजन बीइंग की सबसे पहले आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं इन मुद्दों के लिए, और अगर लग रहा है कि ट्रिब्यूनल नहीं दे पा रहा है डिसीजन, तो आप किसके पास जा सकते हो? इन्हीं मुद्दों के लिए कोर्ट के पास। बहुत आसान है, एज यू ऑल नो डिस्प्यूट हमारा है। तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 कहता है अ पार्टी में, एक पार्टी में का मतलब क्या होता है? चाहे तो, यानी कि मैं अगर चाहूं तो क्या कर सकता हूं जी? देखिए क्या लिखा है, अ पार्टी में चाहे तो ड्यूरिंग द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स, जब प्रोसीडिंग्स चल रही है, अप्लाई टू द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, यानी कि मैं शोभित जी के पास अप्लाई कर सकता हूं, मतलब एप्लीकेशन लगा सकता हूं इन चीजों के लिए। बहुत आसान है, मॉड्यूल छोड़ दो, सिर्फ सुन लो, घर जाकर के दोबारा पढ़ना। क्या? फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ गार्डियन फॉर अ माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स। ठीक है जी, कि मैं इनको रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि शोभित जी ये ना, मतलब समझ गए ना? आई बात समझ में जी? ठीक है जी, थोड़ा सा ऐसे अनसाउंड माइंड जैसे रिएक्ट कर रही है, तो इनके लिए क्या कर दो जी? गार्डियन अपॉइंट कर दो। ठीक है जी। या शोभित जी अभी अभी पता चला है, इनकी असली डेट ऑफ बर्थ जो डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से उससे पता चला है कि ये गुड़िया क्या है जी? माइनर है। आई बात समझ में? तो रिक्वेस्ट की जा सकती है, क्या है जी? गार्डियन अपॉइंट करो, क्योंकि शी इज नॉट कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, तो इस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, बट उस अनुसार अब डिसीजंस तो लेने पड़ेंगे, क्या है क्या नहीं, तो ऐसा बोला जा सकता है। ठीक है जी। और या फिर ये एप्लीकेशन लगा सकते हैं, मतलब ये भी एप्लीकेशन लगा सकती है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास फॉर एन इंट्रीम मेजर ऑफ प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर, कि ये इन मुद्दों से रिलेटेड एप्लीकेशन लगा सकती है आर्बिट्रेटर के पास। नेमली कौन कौन से मुद्दे? पहला कि आर्बिट्रेटर जी प्रिजर्व करवा लो, मतलब संभाल के रख लो, या अपनी कस्टडी में ले लो, या सेल करवा दो उन गुड्स की जो सब्जेक्ट मैटर है। क्यों? जो सब्जेक्ट मैटर मतलब जिन गुड्स पे डिस्प्यूट है उनको सेल का ऑर्डर दिलवा सकती है। कारण? शोभित जी हाँ ऐसा है जी, ये गुड्स खराब हो जाएंगे, आप इनको सेल करवा दो। ठीक है जी, वरना किसी के काम के नहीं रहेंगे। या आप अपने कंट्रोल में ले लो जी, ये हो सकता है गुड्स को कंज्यूम कर जाएं। आई बात समझ में? प्रिजर्व करवा लो जी, आपकी कस्टडी में ले लो जी। या फिर कह सकते हैं सिक्योरिंग द अमाउंट इन डिस्प्यूट इन द आर्बिट्रेशन। गुड़िया कह सकती है शोभित जी पैसों का मामला है, कोई भरोसा नहीं है, कल कोई इंसान इंसॉल्वेंट हो गया तो मेरी पेमेंट तो डूब जाएगी, आप क्या कर लो जी, इनसे ये अमाउंट मंगवा करके रख लो पहले से। आसान है ये सारे पॉइंट। आपको मैं इसलिए करवा रहा हूं अभी क्योंकि आपको पता है कि ट्रिब्यूनल में प्रोसीडिंग से शुरू हो चुकी हैं, प्लेस पता है, लैंग्वेज पता है ना, कि हियरिंग हो रही है, एक्सपर्ट आ रहा है, विटनेस आ रहा है, फैसले तक पहुंच चुके हो तुम। इसलिए अब बता रहा हूं कि इन प्रोसीडिंग्स के बीच में ये चीजें हो सकती हैं। गुड़िया एप्लीकेशन लगा सकती है कि सर डिटेंशन कंट्रोल में ले लो,
संभलवा के रख लो, प्रिजर्वेशन करवा लो, इंस्पेक्शन करवा लो किसी भी प्रॉपर्टी की, थिंग की, जो सब्जेक्ट मैटर है किसका, डिस्प्यूट का, आर्बिट्रेशन में, या उन चीजों से रिलेटेड जिन पे सवाल उठ चुके हैं या उठ सकते हैं। या किसी पर्सन को ऑथराइज कर दो जी कि वो इंसान जाए, उस जगह पे जाए, टू एंटर अपॉन एनी लैंड और बिल्डिंग जो किसके पोजेशन में है जी, किसी भी पार्टी। या सर आप ऑथराइज करो कि वहां से कोई सैंपल लेकर के आया जाए, या वहां पे ऑब्जर्वेशन करवाओ चल क्या रहा है, या वहां पे एक्सपेरिमेंट करवाओ जिससे कुछ जरूरी बातें जल्दी से जल्दी पता चल सके, ताकि हमें फुल इंफॉर्मेशन मिल सके एविडेंस के बारे में। यानी कि पार्टी अप्लाई कर सकती है जी, जिन गुड्स के सैंपल की बात हो रही है वो इनकी फैक्ट्री पे है, सर आप वहां से क्या कर लो जी, वो सैंपल उठवा लो, किसी पर्सन को भेज दो, या फैक्ट्री में कुछ और ना हो रहा हो इसलिए किसी की ड्यूटी लगा दो कि वो प्रोटेक्ट कर ले। बहुत आसान है, एक पार्टी रिक्वेस्ट कर सकती है माइनर या अनसाउंड माइंड के पर्सन के लिए गार्डियन अपॉइंट करवा दो जी, प्रिजर्वेशन डिटेंशन करवा दो जी, गुड्स की जो पैसा है वो मंगवा के रख लो जी, कोई सैंपल मंगवा लो जी, किसी पर्सन को भेज दो जी, टेक केयर करवा लो जी, डिटेंशन करवा लो जी। आगे बात समझ में। इंटरम इंजंक्शन, रोक लगवाओ कि सर ये अभी भी अपने बिजनेस में सेल चालू रखे हुए हैं, अगर ये सेल ऑन रही तो सारे गुड्स बिक जाएंगे, मेरे को क्या मिलेगा, फिर मुझे वेट करना पड़ेगा अगले साल तक का प्रोडक्शन के लिए। मान लो वीट है, कोई फसल से रिलेटेड डिस्प्यूट है, तो इंजंक्शन रोक लगवा सकते हैं। या रिसीवर कि सर आप एक काम करो, गुड्स बिकवाओ और एक रिसीवर अपॉइंट कर दो जो उन गुड्स की पेमेंट वगैरह रिसीव करेगा, क्योंकि ये पर्सन तो हो सकता है सस्ते में बेच दे, कल को कह दे रिकवरी नहीं हुई, इस तरीके से। या सच अदर इंटरिम मेजर ऑफ प्रोटेक्शन एज में अपीयर टू आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू बी जस्ट एंड कन्वीनियंट। या फिर कोई भी ऐसा ऑर्डर जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को लगता है कि हाँ जरूरी है इस डिस्प्यूट को अच्छे से संभाल के रखने के लिए, अच्छे से सोल्व करने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए। एंड इन सब कामों के लिए द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल हैव द सेम पावर फॉर मेकिंग ऑर्डर। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास वो सारी पावर मानी जाएंगी ऑर्डर पास करने के लिए जो आमतौर पे कोर्ट के पास होती है, अगर वो प्रोसीडिंग्स कोर्ट के सामने चल रही होती तो। आई क्या बात समझ में? बोलो भाई। यहां तक पढ़ना है ये सेक्शन 17, अभी इतना ही। लिखा भी है कि एक इंटरिम इंजंक्शन का ऑर्डर दिया गया सेक्शन 17 के तहत, तो वो ये माना जाएगा कि वो कोर्ट ने ही ऑर्डर दिया है और उसका पालन ठीक वैसे करना होगा जैसे कोर्ट के ऑर्डर का पालन करते हो। इतनी बात समझ में आई क्या? 17 समझे क्या? बोलो भाई। 17 में कोई डाउट अभी समझने में? रीडिंग आप घर से दोबारा लोगे तब कोई डाउट आएगा तो मैं अगले लेक्चर में डिस्कस कर लूंगा। अभी के लिए ऐसा लगा कि ये पॉइंट नहीं समझ में आया। 9 का ओवरव्यू दे रहा हूं, पढ़ के खुद से आना है कि प्रोसीडिंग्स में अगर लगता है कि नहीं हो पा रहा तो एक पार्टी कोर्ट में अप्लाई कर सकती है। मैं कोर्ट में जा सकता हूं जी कि गार्डियन या अपॉइंट कर दो इनके लिए, या ये कोर्ट में जा सकती है। सेम पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है जी, बिल्कुल सेम। ओके, यहां तक पढ़ के आना या कंप्लीट पढ़ के आना एक बार, ठीक है जी। आज हमने सेक्शन 30 डिस्कस किया, 31A डिस्कस किया, 17 डिस्कस किया, 9 डिस्कस किया, चारों पढ़ के आना। कोई भी डाउट हो तो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। थैंक यू, दैट्स इट फॉर द डे।